हेलो माय लवली पीपल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी स्टोरी इतना एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी है कब्रिस्तान का रहस्य। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी भी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ याद से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यह कहानी है राजसी की, जो मुंबई के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हार्ट विशेषज्ञ है। पिछले महीने ही राजसी का नागपुर में मुंबई ट्रांसफर हुआ है। राजसी का परिवार नागपुर के पास एक छोटे से गांव में रहता है। परिवार में माँ, पापा और एक छोटा भाई है। राजसी बचपन से ही होनहार थी। एक मेधावी छात्रा होने के साथ साथ एक अच्छी एथलीट भी थी। बचपन से ही एक डॉक्टर बनने का ख्वाब देखती थी। अपनी मेहनत और माँ बाप के आशीर्वाद से अपना सपना साकार किया। राजसी के मम्मी पापा को हमेशा राजसी की शादी की चिंता रहती थी। परियों की जैसी खूबसूरत थी राजसी। अच्छे अच्छे घरों से राजसी के रिश्ते आ रहे थे, पर राजसी पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। इसलिए शादी के लिए हर बार मना कर देती थी। मुंबई ट्रांसफर होने के बाद कुछ दिन राजसी होटल में रही। फिर जल्द ही साथ काम करने वाली नर्स फातिमा के घर रेंट पर एक रूम मिल गया। फातिमा मुंबई से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटे से गांव में अकेली रहती थी। फातिमा के माँ बाप पिछले साल रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। फातिमा का कोई भाई या बहन नहीं थी। अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। माँ बाप अच्छा खासा बैंक बैलेंस और एक आलीशान मकान छोड़ कर गए थे। अकेले रहने के कारण राजसी को अपने यहाँ रेंट पर रूम दे दिया, जिसे उसका भी अब मन लग जाता था। रात के 8 बज रहे थे। फातिमा ने कहा, मैडम घर नहीं जाना, आज काफ़ी लेट हो गया है, बहुत रात हो गई है। फिर राजसी ने कहा, फातिमा तुम जाओ, मुझे अभी कुछ काम है, मैं काम खत्म करके आती हूँ। फातिमा ने कहा, जी मैडम। फिर राजसी ने कहा, गेट अंदर से लॉक कर लेना, मेरे पास दूसरी चाबी है। और हाँ, रास्ते से दूध लेते जाना, चाय पीनी है, सर बहुत दर्द कर रहा है। फातिमा ने कहा, जी मैडम। रात के 9:30 बज रहे हैं। काम करते करते राजसी को समय का ध्यान ही नहीं रहा। तभी वह जल्दी से निकलती है, पार्किंग से अपनी स्कूटी निकालती है और घर के लिए निकल पड़ती है। मौसम बहुत सुनहाना था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। राजसी बस अपनी धुन में आगे बढ़ी जा रही थी। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। अचानक गांव से कुछ पहले राजसी चौंक जाती है, जैसे कोई साया राजसी के बालों को छूकर गया हो। राजसी थोड़ा डर जाती है। स्पीड बढ़ाकर तेजी से गांव की ओर बढ़ जाती है और घर पहुंचकर हॉर्न बजाती है। फातिमा थोड़ी देर बाद गेट खोलती है। राजसी, क्या फातिमा इतनी देर से हॉर्न बजा रही हो, इतनी देर से क्यों गेट खोला? फातिमा ने कहा, कुछ नहीं मैडम, खाना बना रही थी, साथ में गाने भी सुन रही थी। राजसी ने कहा, हे भगवान, कितने गाने सुनती है फातिमा। अच्छा, आज खाने में क्या बनाया है? फातिमा ने कहा, गोश्त बनाया है। हा हा हा। राजसी, फातिमा मजाक मत करो, मुझे पता है तुम वेजिटेरियन हो। फातिमा ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है मैं वेजिटेरियन हूँ। चलिए आप हाथ मुंह धोकर आइए, खाना रेडी है। राजसी ने कहा, ओहो क्या बात है, आज तो बहुत अच्छी महक आ रही है, क्या बनाया है इस खाने में? फातिमा ने कहा, मैडम आज बनाया है मैंने मटर पनीर, नॉन वेज बिरयानी और गाजर का हलवा। राजसी, वाह वाह क्या बात है। फातिमा, मजा आ गया। दोनों बैठकर खाना खाते हैं। तभी फातिमा का फोन बज उठता है। फातिमा फोन लेकर अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद आकर खाना खाने लग जाती है। राजसी, आराम से बैठकर खाना तो खा लो फातिमा, क्या हर समय फोन पर लगी रहती हो, किससे बातें करती रहती हो? फातिमा ने कहा, कुछ नहीं मैडम, बस एक दूर के रिश्तेदार का फोन था। दोनों खाना खाकर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगते हैं। राजसी फातिमा से एक कप चाय देने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद फातिमा चाय लेकर आती है और दोनों चाय पीने लगते हैं। राजसी कहती है, फातिमा तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती, कब तक अकेले रहोगी ऐसे? फिर फातिमा कहती है, अब कौन मुझसे इस उम्र में शादी करेगा, 32 साल की हो चुकी हूँ। राजसी कहती है, कोई तो होगा जो तुमसे शादी करेगा, खुदा ने तेरे लिए भी किसी को बनाया होगा, देख लेना एक दिन जरूर आएगा तेरे सपनों का राजकुमार। फिर फातिमा कहती है, जी मैडम देखते हैं, अभी तो कोई नहीं आया, क्या होता है मेरी जिंदगी का। रांची कहती है, फातिमा अच्छा ये बताओ तुम्हारा पहला पति कौन था, क्या करता था, वैसे क्या हुआ था उनको? फातिमा चौंकते हुए, कुछ नहीं, बस एक एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा मैडम सोते हैं, अब रात बहुत हो चुकी है। रांची कहती है, ओके फातिमा, शुभ रात्रि। दोनों अपने रूम में चली जाती है।
राजसी अपने रूम में पहुंचकर पलंग पर बैठ जाती है और फातिमा के बारे में सोचते हुए लेट जाती है। सोचते सोचते राजसी को कब नींद आ जाती है पता नहीं चलता। रात के 12 बजे अचानक खिड़की पर कुछ आवाज हुई। राजसी की नींद खुल जाती है। राजसी खिड़की की ओर देखती है। खिड़की के बाहर उसे एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। राजसी डरते डरते खिड़की की ओर जाती है। खिड़की खोलकर देखती है पर कुछ दिखाई नहीं देता, तो बस दूर दूर तक काला शाह अंधेरा और दूर दूर तक फैला घना जंगल। राजसी दोबारा सोने की कोशिश करती है। धीरे धीरे राजसी को नींद आ जाती है। रात के 2 बज रहे हैं। अचानक फिर से खिड़की पर जोर का झटका लगता है, जैसे कोई खिड़की को बहुत जोर से पीट रहा हो। राजसी की नींद अचानक से खुल जाती है और उठकर बैठ जाती है। खिड़की के बाहर वही काला साया दिखाई देता है। राजसी जोर से चिल्लाती है, कौन है वहाँ, कौन है वहाँ? पर उधर से कोई आवाज नहीं आती। राजसी धीरे धीरे बेड से उतरती है, कोने में रखा डंडा उठाती है और खिड़की की ओर जाती है। डरते डरते आगे बढ़ती है। कौन है वहाँ, कौन है वहाँ? बोलता क्यों नहीं, कौन है वहाँ? पर कोई आवाज नहीं आती। राजसी आगे बढ़ती है और खिड़की खोलकर देखती है, पर फिर उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। खिड़की बंद करके जैसे ही राजसी पलटती है, अचानक से फिर से एक जोर की आवाज आती है और फिर वही काला साया नजर आता है। राजसी खिड़की खोलकर देखती है तो देखती रह जाती है। एक भयानक काला साया खिड़की के उस पार हवा में लहरा रहा है। पीली चमकती आंखें एकटक राजसी को घूरते हुए। राजसी चीखते हुए नीचे की ओर भागती है, फातिमा फातिमा, पर गेट लॉक जाता है। राजसी बहुत चिल्लाती है, उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। राशि मन ही मन बजरंगबली का ध्यान करती है और हनुमान चालीसा का जाप करती है। सब कुछ शांत हो जाता है। राशि उठकर खिड़की की तरफ जाती है, बाहर इधर उधर झांकती है पर वो साया कहीं नजर नहीं आता। तभी ठीक सामने पेड़ों के झुरमुट में वही साया नजर आता है और देखते ही देखते अंधेरे में गायब हो जाता है। अगली सुबह राशि लेट उठती है, कुछ शांत दिखाई पड़ रही है। जल्दी से नहाकर नाश्ता करती है और दोनों ड्यूटी के लिए निकल पड़ती हैं। शाम के 8 बजे हैं। फातिमा राशि से पूछती है, घर कब चलना है? हर बार की तरह राशि का वही जवाब होता है, तुम चलो मैं आती हूँ। राशि काम खत्म करके जल्दी से स्कूटी लेकर निकलती है। वही अपनी धुन में राशि गुनगुनाते हुए जा रही थी कि अचानक जोर का धमाका हुआ। स्कूटी में पंक्चर हुआ था। अब कैसे जाऊंगी घर, वैसे तो पहुंच ही गई हूँ, पैदल ही चलती हूँ। राशि पैदल ही चल देती है। जैसे ही थोड़ी आगे जाती है तो वही जाना पहचाना हवा का झोंका राशि के कानों के पास से होकर गुजरता है। राशि डर जाती है, धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रही होती है। तभी वही रात वाला भयानक साया नजर आता है जो राशि से आगे कुछ दूर हवा में लटका हुआ था। वही पीली आंखें, भयानक शक्ल। राशि के होश उड़ जाते हैं। अब करे भी तो क्या करे? सुनसान सड़क, ऊपर से जंगल का एरिया। राशि आंखें बंद हनुमान चालीसा का जाप करती है। कुछ देर बाद देखती है तो वहां कोई नहीं होता। जल्दी से स्कूटी को लेकर घर पहुंचती है। फातिमा गेट पर ही खड़ी है। मैडम, आप आज कहाँ रह गई थी? मैं इतनी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। राशि कहती है, अंदर चलो बताती हूँ सारी बात। राशि अंदर जाकर फातिमा को पूरी बात बताती है। ये सुनकर फातिमा भी डर जाती है और दोनों खाना खाकर सोने चले जाते हैं। राशि अपने साथ घटी घटना के बारे में सोचते सोचते सो जाती है कि तभी अचानक खिड़की पर तेज आवाज होती है। राशि उठकर बैठ जाती है, धीरे से खिड़की की ओर बढ़ती है और खिड़की खोलकर देखती है तो वही भयानक साया नजर आता है। राशि के देखते देखते वो काला साया जमीन पर उतरकर धीरे धीरे जंगल की तरफ चला जाता है। राशि खड़ी ताकती रहती है और मन में सोचती है कि क्या राज है जो ये साया मुझे दिखाई देता है। कुछ तो बात जरूर है। अगले दिन सुबह राशि और फातिमा रेडी होकर फातिमा की स्कूटी से ड्यूटी जाते हैं। रास्ते में राशि फातिमा से पूछती है कि वहां उस घने जंगल में वो मिट्टी के टीले से क्या है। फातिमा राशि को बताती है कि यहाँ बहुत पहले कब्रिस्तान हुआ करता था, पर अब वहाँ कोई नहीं जाता क्योंकि लोगों का मानना है कि वहाँ जिन्न रहते हैं। दोनों बातें करते करते अस्पताल पहुंच जाते हैं। लंच टाइम में राशि फातिमा से उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूछती है, पर फातिमा टाल जाती है। राशि फिर कहती है, बताओ ना फातिमा। बार बार पूछने पर फातिमा यही बताती है कि कोई राहुल नाम का लड़का था। राशि चौंकते हुए, क्या तुमने 11वीं बिरादरी में शादी की थी? फातिमा बोलती है कि हाँ, हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। अब्बू अम्मी के इंतकाल के बाद हम दोनों यहीं रहने लग गए थे। राशि ने पूछा, फिर क्या हुआ?
फातिमा बताती है कि कुछ महीने पहले राहुल का एक्सीडेंट हुआ और राशि फातिमा से सॉरी फातिमा, सब ठीक हो जाएगा। फातिमा आंसू पोंछते हुए बोलती है, फातिमा मैडम आज मुझे घर जल्दी जाना है। राशि, क्यों, क्या हुआ, क्यों जाना है जल्दी आज? फातिमा, एक दूर का रिश्तेदार है जो वो मुझसे मिलने आने वाला है। राशि, ओके चली जाना, मैं किसी और वाहन से आ जाऊंगी। ये कहकर फातिमा चली जाती है। राशि फातिमा के बारे में सोचते हुए, फातिमा कुछ छुपा रही है मुझसे, पता करना होगा। लगभग रात के 8:30 बज रहे हैं। राशि स्टाफ के बंदे का स्कूटर लेकर घर के लिए निकल पड़ती है। ठीक उसी जगह बिल्कुल एक जोर का धमाका होता है। स्कूटर में पंचर हो जाता है। राशि गिरने से बाल बाल बचती है। स्कूटर को साइड में लगाकर सड़क के किनारे खड़ी हो जाती है। तभी राशि के पास वही जाना पहचाना हवा का झोंका गुजरा। राशि थोड़ा सी हंसी गई। राशि ने अपने सामने देखा तो वही काला साया नजर आया जो धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहा था। ना चाहते हुए भी राशि उस साये के पीछे पीछे चलने लगी। मन ही मन राशि हनुमान चालीसा का जाप कर रही थी और आगे बढ़ रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था। झाड़ झाड़ियां पेड़ों से होते हुए राशि उस कब्रिस्तान में पहुंच गई। वो काला साया एक कब्र के पास जाकर रुक गया। राशि धीरे धीरे उस कब्र के पास पहुंची। वहां जाकर देखा तो हैरान रह गई। टॉर्च से कब्र पर लाइट जलाकर देखा तो कब्र पर हरी घास उगी हुई थी। राशि ने और बाकी कब्र पर टॉर्च मारकर देखा तो वो सब पर सूखी घास थी। राशि ने इधर उधर देखा तो वो साया कहीं भी नजर नहीं आया। तब राशि को पूरा यकीन हो चला था कि कहीं ना कहीं कोई बात तो है जो ये साया मुझे कुछ बताना चाहता है। राशि वापस आने के बारे में सोचने लगी। 2 कदम ही बढ़ाए थे कि उसका पैर किसी चीज से टकराया। टॉर्च से देखा तो एक फावड़ा था जिसे राशि को चोट भी लग गई थी। अब राशि ने निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वो सच्चाई का पता लगा कर रहेगी। राशि ने फावड़ा उठाया और कब्र को खोदने लगी। राशि ने महसूस किया कि कब्र की मिट्टी बहुत सॉफ्ट थी, बल्कि और जगह की मिट्टी बहुत हार्ड थी। थोड़ी देर में ही राशि ने पूरी कब्र खोद डाली। अचानक फावड़ा किसी चीज से टकराया। राशि ने टॉर्च से देखा तो 100 की हड्डियां थी और पास में ही कुछ अजीब सी चीज पड़ी थी। राशि ने उठाकर देखा तो वो चाकू था। तभी राशि को एक और चीज नजर आई, वो था कैमरा। राशि कैमरा देखकर हैरान रह गई कि कैमरा बिल्कुल ठीक स्थिति में था, जैसे इतने दिनों तक किसी जंगल या किसी अनजान शक्ति ने कैमरे की सुरक्षा की हो। अब राशि ने चाकू और कैमरे की अपने बैग में रखा और घर की ओर चल दी। कुछ दूर चलने के बाद राशि ने पीछे मुड़कर देखा तो वही साया नजर आया। राशि अपने स्कूटर के पास पहुंची तो उसने देखा कि स्कूटर के जिस पहिए में पंक्चर हुआ था वो बिल्कुल ठीक था। जल्दी से स्कूटर स्टार्ट किया और घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंचकर राशि ने आवाज लगाई। थोड़ी देर बाद किसी अजनबी ने दरवाजा खोला। अजनबी बोला, आप कौन? तभी पीछे से फातिमा भी आ गई। फातिमा ने कहा, अरे मैडम कहाँ रह गई थी आप? मैं कितना परेशान हो रही थी, रात के 12 बज चुके हैं, चलो अंदर जल्दी आ जाओ। राशि, ये कौन है फातिमा, यहाँ कैसे आया? ओह अब समझी, इसलिए तुम जल्दी आ गई थी आज। फातिमा ने कहा, मैडम ये अनीस है, दूर का एक रिश्तेदार है, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। राशि ने कहा, फातिमा तुमने कभी बताया नहीं अनीस के बारे में, और ये शादी करने का फैसला इतनी जल्द कैसे? फातिमा ने कहा, मैडम जल्द कहाँ है, हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। मैडम खाना नहीं खाना क्या? राशि ने कहा, नहीं फातिमा आज भूख नहीं है, अब तो सुबह ही खाएंगे। ओके फातिमा अब जाकर सो जाओ, सुबह मिलते हैं। राशि अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर सुकून से सोफे पर बैठती है। बहुत तरह के विचार राशि के मन में आ रहे थे। राशि ने अपने बैग से कैमरा और चाकू निकाला और उनको शेफ में रख दिया। यही सोचते सोचते राशि को नींद आ गई कि सुबह कब हुई पता नहीं चला। राशि के रूम के बाहर किसी ने नॉक नहीं किया। सुबह होने के बाद राशि के रूम के बाहर किसी ने नॉक किया। राशि बोली, आ जाओ फातिमा, तो देखा अनीस है। ओह आप अनीस? अजीब सी नजरों से राशि को देखते हुए बोला, आपको नीचे फातिमा ने बुलाया है। राशि, आप चलिए मैं नीचे आती हूँ। अनीस नीचे चला जाता है। फातिमा कहती है, मैडम आप इस संडे को ही शादी कर रहे हैं। फातिमा कहती है, मैडम हम इस संडे को ही शादी कर रहे हैं। वो क्या है ना, अनीस का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसको हमेशा के लिए बुलाना है अपने पास। राशि कहती है, ओके मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप दोनों राजी हैं तो।
मैं अपना कहीं और देख लूंगी रहने का। फिर फातिमा ने कहा, नहीं नहीं मैडम, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। अनीस भी यही चाहता है। राजसी, चलो देखते हैं क्या होता है, जैसे ईश्वर की इच्छा। राशि नाश्ता करके जल्दी से ड्यूटी के लिए निकलती है। अस्पताल पहुंचकर स्टाफ के ही एक क्लोज फ्रेंड विजय को सब कुछ बताती है। ये सुनकर विजय भी चौंक जाता है। दोनों पूरा मामला पुलिस को बताने का निर्णय करते हैं। विजय अपने जान पहचान के इंस्पेक्टर को कॉल करता है और मिलने के लिए कहता है। दोपहर को इंस्पेक्टर भी आ जाता है। राशि पूरी घटना इंस्पेक्टर को बताती है। ये सुनकर इंस्पेक्टर भी चौंक जाता है। इंस्पेक्टर उस एरिया के थाना इंचार्ज को कॉल कर लगाता है और पूरी घटना बताता है। अगले दिन राशि, विजय और इंस्पेक्टर तीनों उस एरिया के थाना इंचार्ज से मिलते हैं। राशि, विजय और इंस्पेक्टर थाना इंचार्ज से मिलने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद थाना इंचार्ज मिलने आते हैं तो राशि देखकर चौंक जाती है। अरे राज, तुम यहाँ कैसे? राशि, तुम यहाँ कैसे? राज तीनों को गेस्ट रूम में ले जाता है। चाय पीने के बाद राजसी, अब बताइए क्या मैटर है? तब राज को पूरा घटनाक्रम बताती है। राज, वो कैमरा और चाकू कहाँ है? राशि अपने पर्स में से कैमरा और चाकू निकालकर राज को दे देती है। राज, मैं इनको लैब में भेज रहा हूँ टेस्टिंग के लिए, क्या पता कोई सुराग मिल जाए। परसों मिलते हैं, तब तक रिपोर्ट भी आ जाएगी। राशि, विजय, इंस्पेक्टर तीनों राज से विदा लेते हैं। विजय और राशि हॉस्पिटल में आ जाते हैं। शाम को राशि अपने घर चली जाती है। राजसी अपने रूम में लेटी हुई थी। रात के कोई 11 बज रहे थे। तभी राशि को अनजान नंबर से कॉल आता है। हेलो राशि, मैं राज बोल रहा हूँ। राशि, ओह तो आप हैं? इतनी रात को कॉल की, कोई खास बात है क्या? और मेरा नंबर किसने दिया राज आपको? राज, वो विजय से ले लिया था, आपको बहुत जरूरी बात बतानी थी, इसलिए कल आप सभी थाने आ जाइए। आपका शक सही निकला, मर्डर का ही केस है, रिपोर्ट आ गई है। राजसी, ओके राज, कल मिलते हैं, गुड नाइट। फातिमा कहती है, मैडम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता तो करते जाइए। राशि बोलती है, अभी बहुत जल्दी में हूँ, शाम को मिलते हैं। राशि, विजय और इंस्पेक्टर तीनों राज से मिलने पहुंच जाते हैं। राज पहले से ही तीनों का इंतजार कर रहा था। राज तीनों को प्रोजेक्टर रूम में ले जाता है। वहां तीनों आराम से बैठ जाते हैं। राशि, तुम्हारी मेहनत सफल हुई, ये एक मर्डर केस है। सबसे हैरानी की बात यह है कितने दिनों के बाद भी कैमरे में डिजिटल माइक्रोचिप बिल्कुल सही था, जिसकी वजह से कातिल जल्द ही पकड़ा जाएगा। राज माइक्रोचिप को अपने लैपटॉप में लगाते हैं और कुछ ही देर में वीडियो शुरू हो जाती है। राशि, OMG, ये तो फातिमा और उसका बॉयफ्रेंड अनीस है, और ये किसको मार रहे हैं गला दबाकर? राज, ये राहुल नाम का शख्स है जो कुछ महीने पहले लापता हो गया था। इसकी आज तक कोई खोज खबर नहीं मिली। राशि, अब पूरा मैटर मुझे समझ में आ रहा है कि क्या क्या हुआ था। राशि, आप इनको कैसे जानते हो? राशि ने कहा, क्योंकि मैं फातिमा के पास उसके घर में ही रहती हूँ, और अभी 3 दिन पहले अनीस भी आया है। राज, लेट्स गो, आइए चलते हैं। कांस्टेबल जीप निकालो और सभी फातिमा के घर की ओर निकल पड़ते हैं। राशि डोरबेल बजाते हुए, फातिमा, अनीस गेट खोलता है। पुलिस को सामने देखकर शर्म रह जाता है और भागने की कोशिश करता है। राज अनीस को गिरेबान से पकड़ लेता है और 2 थप्पड़ मारते हुए बोलता है, अब भागने से कोई फायदा नहीं है। इतने में फातिमा भी अंदर से आ जाती है। पुलिस को देखकर रोने लगती है। राजसी, फातिमा, अब रोने से क्या फायदा? जब राहुल को जान से मारा था तब रोना नहीं आया? चल अब ये बता कि राहुल को क्यों मारा? फातिमा रोते हुए, राहुल मुझे बहुत प्यार करता था, मेरे लिए अपना परिवार भी छोड़ दिया था, पर मैंने ही उसके साथ धोखा किया था। एक दिन राहुल ड्यूटी से घर जल्दी आ गया तो उसने मुझे और अनीस को एक साथ में देख लिया। फातिमा, राहुल ने मुझे बोला तो कुछ नहीं, बस गुस्सा होकर अपने कमरे में चला गया। तभी अनीस ने राहुल को मारने का प्लान बनाया। मैंने मना किया तो अनीस नहीं माना। फातिमा ने कहा, बार बार कहने पर मैं मान गई। हम दोनों राहुल के रूम में गए। वहां देखा राहुल कैमरे के साथ कुछ शूट कर रहा था। मैंने राहुल को बोला कि हमें कुछ बात करनी है। फातिमा ने फिर कहा, पर राहुल नहीं माना और कहने लगा कि तुम लोग जाओ यहाँ से। अनीस और राहुल की बहस होने लगी। छीना झपटी में कैमरा राहुल के हाथ से छूट गया। राहुल अनीस को बेतहासा पीट रहा था तो मुझसे देखा नहीं गया। फिर फातिमा ने कहा, मैंने राहुल के सिर पर फ्लावर पॉट दे मारा। राहुल बेहोश हो गया। अनीस ने राहुल के पेट पर चाकू से कई बार वार किया। राहुल ने वहीं दम तोड़ दिया। फिर फातिमा ने कहा, राहुल की लाश देखकर हम दोनों घबरा गए और हमने रात में ही राहुल की लाश को कब्रिस्तान में दफना दिया। साथ में चाकू, कैमरा
भी कब्र में दफना दिया। हमने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा। राशि ने कहा, कितनी बेगैरत औरत हो तुम। जिस पति ने तेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, तुमने उसको ही धोखा दिया। खैर, अब जेल में अपने गुनाहों की सजा काटना। फिर राज ने कहा, कांस्टेबल, दोनों को हथकड़ी लगा दो और ले जाओ दोनों को। राशि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपकी वजह से ये अनसुलझा केस सुलझ गया। फिर फातिमा ने कहा, मैडम ये तो बता दीजिए कि आपको कैसे पता चला हम दोनों के बारे में। फिर राशि ने कहा, फातिमा, बस ये समझ लो कि मैं इसी वजह से शायद तुम्हारी लाइफ में आई। और राशि ने एक एक करके पूरी बात फातिमा को बताई। ये सुनकर फातिमा का मुंह फटा का फटा रह गया। राशि ने कहा, फातिमा, वो कहते हैं ना, खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं, कर्मों का फल जरूर मिलता है। फातिमा, राज एक विनती है, राहुल की आत्मा भटक रही है, उसका अंतिम संस्कार करा दिया जाए। राज ने कहा, ये सही कहा आपने राज से। और सभी उस कब्रिस्तान में जाते हैं और वहीं पूरे विधि विधान के साथ राहुल का अंतिम संस्कार करते हैं। आज राहुल की भटकती आत्मा को शांति मिलेगी। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कैसी स्टोरी सुनना पसंद करते हैं आप सभी, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी स्टोरी डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। थैंक यू सो मच। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ, देखिए, सबको सच्चा प्यार लाइफ में नहीं मिलता और आजकल सच्चे प्यार की कीमत कोई नहीं समझता है। इसलिए अगर लाइफ में सच्चा प्यार मिल जाए ना तो ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट जाती है उसके साथ में। तो अगर कभी भी आपको किसी से सच्चा प्यार हो या आपको सच्चा प्यार मिले तो कभी भी उसकी तौहीन नहीं कीजिएगा, उसको समझिएगा। और आप खुद समझदार हैं, आगे सब समझ ही सकते हैं, साथ दीजिएगा और साथ निभाइएगा। थैंक यू सो मच।